आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल की हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे इस न्यूज़ एनालिसिस में, जो हमको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और हमारे किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में और जीके में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं, अपनी मतलब ये कि हमें भाई इस चीज़ के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है इस चीज़। तो पहले हम बात करते हैं एक छोटे से मतलब जो स्वामी रामनाथ जी के द्वारा कुछ लाइनें जो हैं वो लिखी गई हैं, कोट जो है वो दिया गया है। तो इस संसार में लालची आंखों की प्यास कभी नहीं बुझती, जिसने भी अधिक लालच किया उसे दुख ही मिलता है। मतलब यह है कि जितना हमें है हमारे पास है उतने में सेटिस्फेक्शन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा की कामना जो है वो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लालची आंखों की प्यास कभी नहीं बुझती, ये चीज़ कहते हैं। और जो जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हर एक चीज़ पाने की रहती है, तो लालच अलग होती है और किसी चीज़ को पाने की जो भूख होती है वो अलग होती है। मतलब लोगों के मन में इस तरह क्वेश्चन आता है कि हम किसी चीज़ को पाने की भूख ही नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। देखो लालच अलग होता है, ठीक है। तो लालच जो व्यक्ति होता है उसको हर एक चीज़ के लिए दुख ही मिलता है। तो ये एक और इनके द्वारा दिया है जो हमने एक्सप्लेन किया। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। गोल्ड के रेट अभी कुछ दिन में घटे हुए से दिख रहे थे, मतलब घट गए थे, लेकिन अब फिर से गोल्ड के रेट जो है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। अभी 72 के आसपास हो गया था, लेकिन फिर से इसमें इंक्रीजमेंट हो गई है गोल्ड के रेट में। सो इसमें जो दूसरे चरण के जो सत्ता को लेकर क्या कहते हैं सट्टा बाजार, ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे चरण के चुनाव थे वो भी पूरे हो चुके हैं और ये दावा लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि जो भाजपा है उसको 296 में 299 सीटें मिलने पर मतलब दावा लगाया जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में 57 से लेकर 59 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। और पंजाब में कुल 13 में से भाजपा को 2 सीटें मिलने को लेकर भाव 80 से लेकर 120 है और दिल्ली में कुल 7 में से जो है कमल के फूल वाली पार्टी के पक्ष में 6 से 7 सीटें जाने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके की वोटें जो है वो दिखाई जा रही है कि पंजाब में जो रेट है वो कहा जा रहा है कि कुल सीटें 13, उसमें जो भाजपा है उसको 2 मिल सकती है और जो मतलब ये बताया जा रहा है इसमें। और जो तमिलनाडु में जो रेट है उसमें भाजपा को 39 सीटें हैं, भाजपा को कम से कम जो है वो 3 सीटें मिल सकती हैं। उड़ीसा में भाजपा को मिल सकती हैं मतलब 11 से 12 सीटें, कुल सीटें हैं उसमें 21 है। उत्तर प्रदेश में जो है वो कुल सीटें बताई जा रही है कि 80 है और उसमें जो बीजेपी को कम से कम 65 से लेकर 67 सीटें तक मिल सकती है। दिल्ली में कुल सीटें हैं 7 है, लेकिन उसमें भाजपा को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 42 है, भाजपा को 20 से लेकर 22 सीटें तक मिल सकती है। और राजस्थान में कुल सीटें 25 और भाजपा को 17 से लेकर 18 तक सीटें जो है वो मिल सकती है। इस तरीके का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और हरियाणा में जो रेट है वो कुल सीटें हैं 10 है और भाजपा को कम से कम 6 सीटें जो है वो मिल सकती है। इस तरीके का अनुमान जो लगाया जा रहा है। जो हरियाणा है उसकी कुल 10 सीटों को लेकर भाजपा को 6 सीटें मिलने पर भाव 80 से लेकर 120 है और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हिसार कर कांग्रेस पक्ष में 55 से लेकर 65 का भाव वोटरों में लगाया है। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि किसको किस तरीके की सीटें का जो है अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये सब दूसरे चरण के चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट वोटिंग मशीन का जो विवाद है वो खत्म। ही कहा जा रहा है कि जो वोटिंग मशीन के ऊपर कहा क्या जा रहा है, हम देख भी देते कि वोटिंग मशीन और ईवीएम के ऊपर जितना भी विवाद जो है वो चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, उस विवाद को खत्म किया गया। डेली कंटिन्यूसली जो अपोजिशन पार्टीज थी और प्रतिनिधि के द्वारा बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के ऊपर बार बार उनकी प्रूफ मतलब ये सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे थे कि जो मशीन है वो ठीक से काम नहीं करती है। तो इसका जो विवाद है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन है उसने डायरेक्टली ये दावा कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत है कि वो उसको लगता है कि जो वोटिंग मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन आए, वहाँ पर बैठे और जो वोटिंग मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन सबको हैक कर दिखाए और इनके साथ छेड़छाड़ करके दिखाए और ये सब चीज़ें दिखाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट डालता है और ईवीएम पे अलग वोट आती है, उस तरीके की चीज़ें प्रूव करके ये चीज़ें दिखाए। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है लोगों के मतलब जिस भी व्यक्ति को डाउट है उस तरीके की चीज़ें कही जा रही है कि ये सही चीज़ है भाई, कि भाई डेली इस तरीके की न्यूज़ और डेली इस तरीके का क्वेश्चन मार्क करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, उन सब चीज़ के ऊपर डेली डाउट करना कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा लोकसभा इलेक्शन है, उसके लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है और जो इसके मशीन के थ्रू अगर इस तरीके का काम इजीली वे में किया जा रहा है और वो भी अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं हो रही, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें भी काफ़ी लोगों को इस तरीके की समस्या जो उत्पन्न है। और अभी हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें 2 निर्देशों में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, 2 निर्देश भी हमने प्रीवियस वीडियोस में इस तरीके की बात जो है वो बताई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से 2 निर्देश जारी किए गए, उसकी कंप्लीट वीडियो आप उसमें चैनल पे देख सकते हैं।
जो अभी डली है। तो हम इसमें भी दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। पहला जो निर्देश है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया का पूरा होने के बाद जो सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए, और सील की गई जो सिंबल लोडिंग यूनिट को 50 दिन तक जो है 45 दिन तक स्टोर किया जाएगा। दूसरा जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो सेकंड या थर्ड आया हो रिजल्ट के बाद, अगर इन सेकंड और थर्ड नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को इसी तरीके की आपत्ति हो, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी शिकायत को है वो शिकायत जो है वो कर सकता है। और ईवीएम के भीतर जो एक माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी होती है उसकी जांच जो है वो टीम के द्वारा की जाएगी। अगर शिकायत में प्रोसेस में अगर कैंडिडेट के मतलब ये कि पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है, और मतलब ये है कि जितना भी इन सब तरीके का जो खर्चा है वो कैंडिडेट उठाएगा, और पता चल जाता है कि इसके साथ कोई इसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ, तो उसका जितना भी खर्चा हो रहा है वह कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा, और फिर रिवर्स जो है वो जो उसको मतलब कैंडिडेट को वापस जो है उसका खर्चा कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इनके द्वारा ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ काफ़ी सारी याचिकाएं थी, और इस बात को फिलहाल विराम दे दिया गया। इससे यह साबित होता है कि जो वोटिंग मशीन से मतदाता जो मतदान करते हैं वह पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इसके साथ लगी वोट रसीद मशीन जिसको कहते हैं वीवीपैट में वह अपने डाले गए वोट को तस्दीक कर सकते हैं कि उनका वोट जो है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव चिन्ह पर दिया गया है नहीं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इस तरीके की मशीन है, जब हम और वीवीपैट उस तरीके से मशीन से जो कनेक्ट है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर वोट देता है, तो उसने जिसके ऊपर वोट दिया है उसकी जो स्लिप और जो नंबर जो और सिंबल है वो वीवीपैट में एक 7 सेकंड के लिए वो स्लिप आती है, उसमें शो किया जाता है, जिससे व्यक्ति के मन में ये शांति हो जाए कि उसने जिसको वोट दिया उसका जिस प्रतिनिधि को उसने चुना है वो प्रतिनिधि को डायरेक्टली उसी को ही वोट जो है वो गई है, और स्लिप उसको दिखती है, जिससे व्यक्ति सही पता लगा सकता है। और उसके बाद स्लिप सिर्फ 7 सेकंड के लिए देते, किसी और व्यक्ति को मतलब 7 सेकंड बाद किसी और व्यक्ति का नंबर आ जाता है, और वो स्लिप उससे पहले ही वो कटकर उसी वीवीपैट की जो मशीन होता है उसमें गिर जाती है। ठीक है, तो इस विवाद को कंटिन्यूसली कहा जाता है, और लोगों के द्वारा प्रतिदिन की ये भी याचिकाएं करी जा रही थी कि 100% वीवीपैट की मशीन और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जितनी वोट होते हैं उनको मैच किया जाए। तो ये मतलब सरकार ने कहा कि इनकी भी याचिका जो है उसको खारिज कर दिया गया। हम कहा कि हम 100% मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें दे दिया कि जिसको डाउट है वो आ सकता है, चेक कर सकता है, प्रूव कर सकता है। सो मगर सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये दिया कि चुनाव के दौरान संवैधानिक तथा चुनाव आयोग के संरक्षण में होने वाले चुनावों पर शक का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि देश के कई राजनीतिक दल वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर कई प्रकार के संदेह उठा रहे हैं। और न्यायालय ने इस मांग को भी ठुकरा दिया गया और कहा कि ऐसा करने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा और मतगणना कर्मचारियों की संख्या भी दुगनी करनी पड़ेगी, जिससे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके के अगर दोबारा से मैचिंग करने की बात कही जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, लोगों का टाइम जाएगा, और एक बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाली बात होगी दोबारा से इस तरीके के प्रोसेस को किया जाएगा। क्योंकि एक लोकसभा का चुनाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम में होता है, जिसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो जितने भी नेता वगैरह सब चीज़ होते हैं उन सब चीज़ हटा के सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर में दे दी जाती है, तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो चुनाव होता है, तो ईजी टास्क नहीं है। तो ये न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला कुछ बिंदुओं पर मुताबिक राय करने के बावजूद सर्वसम्मति से दिया है, ये इसमें बताया जा रहा है। ये उसमें न्यूज़ आई है, इसमें ये बताया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वापस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा के बैलेट पेपर पर ये दोबारा से चीज़ें कही जाए। सो न्यायालय ने वोटिंग मशीन के सभी तकनीक पहलुओं को बारीकी से जांच करने के बाद यह फैसला दिया और स्पष्ट तौर पे यह कहा है कि वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि उस प्रणाली में बैलेट पेपर में धांधली होती थी। और क्योंकि जब बैलेट पेपर ऐसा होता था कि हम एक पर्ची होती थी, स्लिप होती थी, उसमें लोग स्टैम्प करते थे, बैलेट पेपर के ऊपर चिन्ह के आगे स्टैम्प करते थे और वो उस पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देते थे, और उससे क्या हो जाता था कि जो बॉक्सेस गायब हो जाते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी, और जो पर्चे थे उसमें चेंज कर दिया जाता था। उसमें भी बैलेट पेपर भी एक सेफ चीज़ नहीं थी वोटिंग के लिए। तो इस पे जो डाउट उठाए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है दोबारा से बैलेट पेपर आना चाहिए, तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायालय ने उस चीज़ को मना कर दिया कि वापस बैलेट पेपर लाने का कोई सवाल नहीं उठता। ये सब चीज़ें कही जा रही है क्योंकि उस प्रणाली में बैलेट पेपर में धांधली होती थी और मतदान केंद्र को लूट सा लिया जाता था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस तरह की कोई आशंका है नहीं कि उसको भाई तोड़ दिया जाए, उसके पर्चे को निकाला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक बार वोट हो गई और वो सब चीज़ें एक चिप जो वीवीपैट
पैट में एक चिप मेमोरी लगी होती है, उसमें सारी चीज़ें सेव हो जाती है। न्यायमूर्ति की यह बात भी सही है, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती जब हुआ करती थी तो मुहर के गलत सलत लग जाने से अवैध वोटों की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी, जिनके बारे में चुनाव बड़े प्रत्याशी परस्पर विरोधी दावा यह करते रहते हैं। जैसे बैलेट पेपर की जगह ये चुनाव में वोटिंग मशीन का प्रयोग करने का कानून संसद में पारित हुआ था, तो मतदान प्रक्रिया को आधुनिकतम बनाना उसका उद्देश्य था। इसमें मतदाताओं को भी राहत पहुंचाने का भी लक्ष्य छिपा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने ही वोटिंग मशीन को 2009 के चुनावों के बाद विवादास्पद बनाया और कहा कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके सत्तारूढ़ दल अपने पक्ष में बाजी कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। और 2014 में जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो वोटिंग मशीन के संदिग्ध होने का जिम्मा उसने उठा लिया और पहले सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके वीवीपैट मशीनों को वोटिंग मशीन के साथ नत्थी करने का मसला जो है उनके द्वारा उठाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग भी मान ली थी और 2019 के चुनाव वीवीपैट मशीन के साथ ही कराए गए थे। ये सब चीज़ें हुई हैं इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सभी याचिकाओं का कल फैसला किया है। ये आज तारीख है 28 नवंबर और 27 को इस तरीके का फैसला किया गया है। क्यों ये कहा गया है कि दरअसल जो भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार होता रहा है और 1952 से में जब 1952 में जब पहली बार आज़ाद भारत में चुनाव हुए थे तो प्रत्येक प्रत्याशी के लिए मतदान केंद्र पर पृथक पेटी रखी रहती थी, ठीक है। और मतदान जिसे वोट देता था उसी की पेटी में उसका मतपत्र डाल देता था। और मगर इसमें मतदान केंद्र से पेटियां को मतगणना केंद्र तक ले जाना बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि पेटी जो है वो उनको गायब कर लिया जाता था, पेटियों को तोड़ लिया जाता था, पर्चे गायब कर लिए जाते थे, चेंज कर लिए जाते थे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धांधली जो है वो बैलेट पेपर के साथ में उन पेटियों के साथ होती थी। तो इसको सबसे बड़ी वजह भारी संख्या में होती थी। 1957 में जो बैलेट पेपर छपे उनमें सभी प्रत्याशियों के नाम व उनके चुनाव चिन्ह छापने की प्रथा शुरू की गई और इसका भी उस समय विरोध हुआ और कहा गया कि अनपढ़ मतदान किस तरह चुनाव निशान के आगे सही मुहर लगाएगा, ठीक है। क्योंकि सही मुहर की किसके आगे चुनाव लगाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो व्यक्ति जो इलिटरेट भी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ सिंबल को देख के उसके आगे सिर्फ उसको एक बटन जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है। और मशीन पे भी जब वो वीवीपैट से उसको चेक करेगा तो उस पर भी वो सिंबल जो है वो आएगा और वो जो वीवीपैट में जो एक चिप लगी होगी उसमें भी वो सिंबल सेव होगा कि जो वोट है वो आपका सही व्यक्ति तक गया है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन उठाई जा रही हैं उसमें। और ये भी कहा गया कि अनपढ़ मतदान किस तरीके से चुनाव निशान के आगे सही मोहर लगाएगा, ये बात कही गई। और मगर ये प्रणाली जब अपना ली गई तो गांव के मतदाता तक अपना वोट सही तरीके से डालने लगे। बेशक इस बारे में उन्हें हर एक प्रत्येक प्रत्याशी व राजनीतिक दल की तरफ से शिक्षित किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1952 के चुनाव में भारत में कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के लगभग थी और आज ये 98 करोड़ के आसपास है। क्योंकि उस टाइम पे जब कम पॉपुलेशन थी तो बैलेट पेपर से कराना एक ईजी टास्क समझा था, लेकिन आज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए एक बैलेट पेपर पे चुनाव कराना इट इज़ नॉट आ ईजी टास्क। और अतः बढ़ती आबादी को देखते हुए 80 के दशक में मतपत्रों में सुधार की जो मुहिम शुरू हुई और वोटिंग मशीन का विकल्प सामने। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो चुनाव आयोग के संदेह की जरा सी भी सुई को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक प्रोसेस जो है उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर जो है वो भरोसा करना चाहिए। और अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें भी कह दिया कि भाई जिसको नहीं है वो आके प्रूव करके हैक करके दिखा सकता है, तो ये सब चीज़ें सिस्टम के ऊपर जो है और इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे अपने आप को शांत रख पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सही फैसला जो है लिया गया है कि कोई व्यक्ति उसको चेक कर सकता है और 2 निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो ये एक तो कहा जा रहा है कि वोटिंग मशीन का जो विवाद है वो खत्म हो गया है, जो डेली न्यूज़ में करंट चीज़ें आ रही थी। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वीवीपैट का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इसके हिस्ट्री का, ये सब चीज़ें। और हमने अगर इस तरीके की वीवीपैट हिस्ट्री वगैरह चीज़ें जाननी हो तो इससे पहले वाली वीडियो हमने डाली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की, और 2 निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं, ये सब चीज़ें पूरी वीडियो में डाली गई है इससे पहले, तो उसको जाके चेक कर सकते हैं हम। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या आई है। एक इंटरनेशनल अफेयर्स जो वर्ल्ड अफेयर्स की एक रिपोर्ट, मतलब ये उस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ईरान की कैद से जल्द होगी भारतीयों की रिहाई। सो ईरान के जो विदेश मंत्री ने कहा, जहाज के चालक दल की स्वतंत्रता का मानवीय मुद्दा हमारे लिए काफ़ी गंभीर है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है होसेन अमीर अब्दुल्ला,
हयन, सॉरी नाम मैं नहीं कम्युनिकेट बोल नहीं पा रही हूँ, ने पुर्तगाली समकक्ष जो पाओलो रंगेल को इस घटनाक्रम की जानकारी दी और भारत के जो लिहाज ये खबर जो है वो राहत देने वाले है, क्योंकि इसमें जो है वो भारत के कम से कम 16 नागरिक जो है वो शामिल है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर, जिसका नाम के विशेष नौसेना बलों ने 13 अप्रैल को हार्मुज जल डमरू मध्य के पास MCS एडीज नाम के जहाज के कथित तौर पर इसराइल के साथ उनके तार जुड़े होने के मद्देनजर जब्त कर लिया था। मतलब यह है कि ईरान और इसराइल की जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो उस टाइम पे इसराइल के द्वारा ईरान के मतलब जाता हुआ एक जो है वो जहाज जो है वो एक कवर जो पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो उसमें जो थे वो कुछ भारतीय भी उसमें शामिल। जब इसराइल की तरफ वो जहाज जो कहा जाता है कि जो हरमुज एक वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वहाँ पे से एक जहाज जा रहा था, तो उसको पता ईरान के द्वारा ये पता लगाया था कि इसका जो कनेक्शन है वो इसराइली से उसका कनेक्शन है और उसमें इंडियंस भी थे। तो इसराइल ने उस जहाज को जो है वो अंडर में ले लिया, कंट्रोल कर लिया उसको, मतलब ट्रैप कर लिया, और उसमें भारतीय भी थे। तो उसके मतलब ये कहा गया कि भारतीयों के लिए मतलब है कि उनको छोड़ा जाए। तो ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की कैद से भारतीय जो है वो भारतीय जो है वहाँ से जल्द ही रिहा होने वाले हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है इंडियंस के हमारे लिए। और कि जो CNN न्यूज़ 18 के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री के जहाज के चालक देश दल की स्वतंत्रता का मानवीय मुद्दा हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो उसमें जो 16 जो भारतीय थे उनको क्या करते थे, जब इसराइल और ईरान के बीच में जब दोनों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, तो जो इसराइल ईरान की तरफ जो कोई भी जहाज वगैरह जाता था तो उसको इसराइली जो है वो ट्रैप कर लेते थे, इसराइल की तरफ जाता था तो उसको ईरानियन ट्रैप कर लेते थे कि उनका किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन होता था। तो ये सब चीज़ें इसमें होती, लेकिन उसमें जो भारतीय थे उसके लिए वही कहा गया है कि जो भारतीय उनको रिहा करा जाए, तो ईरान की कैद से जो है भारतीयों को रिहा करा जाएगा। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो सामने आई है, जो कि गुड न्यूज़ है, तो वहाँ से रिहा किए जाएंगे। नमो ऐप पर नया मॉड्यूल लॉन्च। नमो ऐप, इसकी हमने पिछली भी वीडियो डाली है नमो ऐप के बारे में, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है नमो ऐप के बारे में कि नमो ऐप क्या है। सो शॉर्ट में बता दें कि नमो ऐप एक ऐप है जिसमें प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए किसी भी तरीके के व्यक्ति जो पर्सन है, बच्चे हैं, किसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो PM के बारे में जो है जान सकते हैं, उनका किस तरीके से प्रोसेस, क्या काम करने का तरीका है, और किसी भी तरीके के बारे में जो है क्वेश्चन वो कर सकते हैं जैसे PM से रिलेटेड हो। तो उसमें PM के बारे में जानना, उनके मतलब कि क्या सब चीज़ें हैं वो करते हैं, और कोई नई स्कीम वगैरह इन सब चीज़ के बारे में नमो ऐप के द्वारा जो है वो जानकारी की जा सकती है। तो इसमें बताया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है कि बच्चे जैसे उनके दिमाग में किस तरीके के क्वेश्चन हो PM से रिलेटेड, वो उस नमो ऐप पर जाकर बच्चे पूछ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग है ये बच्चों के लिए। तो उस पर एक नया मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया है। अमृत पीढ़ी के सपने नाम पर एक नए मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। यह एक ऐसा मॉड्यूल है जहां आप भारत को सशक्त बनाने वाले विकल्पों को चुन सकते हैं, जिसमें भारत को सशक्त बनाने के विकल्प को जो व्यक्ति चुन सकता है और भावी पीढ़ियों के लिए विकसित भारत @2047 की कल्पना में शामिल होने के लिए इस मॉड्यूल में आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं। मतलब लोग अपनी विचारधारा को भी व्यक्त कर सकते हैं। और यह मॉड्यूल जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत के भावी पीढ़ियों के एक उज्जवल भविष्य देने की प्रतिबद्धताओं के एक अनूठे स्वरूप में प्रदर्शित करता है। और यह मॉड्यूल पूरी तरह से यूथ फ्रेंडली है, और मॉड्यूल को यह इंटरैक्टिव कार्ड के रूप में विकसित किया गया है, जहां आप तस्वीरों को ऊपर या नीचे स्वाइप कर अपने अमृत पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अब यहाँ परिवारवाद, भतीजावाद, या फिर भारत प्रथम, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या फ्रेजाइल 5, विश्व में भारत के बढ़ते प्रभावी, दुनिया के सामने सिर झुकाए भारत जैसे विकल्पों के बीच चयन करते हुए अमृत पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। और मोदी जी ने कहा है कि हमारे आज का निर्णय हमारे आने वाले कल को आकार देंगे। तो एक नया ऐप जो है मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अमृत पीढ़ी के सपने। इस नाम से एक नया मॉड्यूल इसमें लॉन्च किया गया। और इस नमो ऐप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक वीडियो है उसमें इसी चैनल पे नमो ऐप के बारे में, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने में लगा
I-17 हेलीकॉप्टर। ये आग कहाँ लगी है? ये आग जो इसमें मतलब जंगलों में एक भीषण आग लगी, जिसका मतलब कहाँ पर है, कुमाऊं मंडल के जंगलों में लगी आगों से लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा और सरकार भी इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान है। जंगलों में आग लगी और उसके लिए जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भेजा गया है, जिससे कि आग के ऊपर काबू पाया जा सके। और बढ़ती आग को काबू में लाने के लिए वन विभाग ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी और कुमाऊं मंडल के जंगलों में आग से लाखों की जो वन संपदा उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और काबू लाना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिसमें 430.65 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है। जंगलों में से लगी आग से करीब 8,99,740 रुपये का जो है वो नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आग लगी है जंगलों में, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो गया है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक ऐप के बारे में बताया गया है। न्यूज़पेपर में एक ऐप के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है सी विजिल जो ऐप है इसके बारे में बताया गया है। तो जो जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो आपको बताते हैं इसके बारे में, और हमें कोई और नई डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चलती है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन इसमें बताते हैं आपको। CVGIL जो ऐप है वो इसमें ये कहा जा रहा है, यदि अगर किसी भी निम्नलिखित जिसमें कुछ पॉइंट्स ये दिए गए हैं, अगर इसमें से किसी भी घटना या अगर अपराध को आप देखते हैं तो डायरेक्ट CVGIL ऐप द्वारा चुनाव अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए। तो कौन कौन से जिसमें घटनाएं हैं, जो अपराध है जिसको हम देखते हैं, तो उस पर हम कॉल कर सकते हैं या फिर उनको तुरंत सूचित कर सकते हैं। सबसे पहले हथियारों का प्रदर्शन, दूसरा शराब ड्रग्स या फिर उसका वितरण, जैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, धन का वितरण या फिर चुनावों के लिए या फिर वोटों के लिए पैसे को बांटना, संपत्ति विरूपण, फर्जी समाचार जैसे कि न्यूज़ जो है वो फर्जी दिखाना, सांप्रदायिक घृणा भाषण, इस तरीके का लेक्चर भाषण देना जो किसी भी पार्टी को मतलब ये सांप्रदायिक किसी के मन में किसी तरीके का जो है वो घृणा वो पैदा कर दे, मुफ्त वितरण, धमकी किसी भी प्रकार की दिया जाना, मुफ्त परिवहन या फिर पेड न्यूज़, इस तरीके की चीज़ें। तो ये CVGIL जो ऐप है उसमें अगर आप मतलब बता सकते हैं, उसमें सूचित कर सकते हैं अगर इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। सो इसका जो वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जो है वो बताया गया है। रायगढ़ के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो रायगढ़ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं भाई। रायगढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है और रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, जहाँ पर जैसे कलाकार जो संगीतकार इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस शहर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। और आज़ादी के पहले रायगढ़ में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष राज ना होकर राजाओं का शासन था, क्योंकि राजाओं को इन सब चीज़ों के लिए मतलब काफ़ी उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे। जैसे किसी भी कलाकारी में तो कोई कलाकार है उसको इनाम वगैरह देना, संगीतकार है तो इस तरीके के उनको इनाम वगैरह देना, और इन सब चीज़ों का जो है वो शौकीन होते थे। ये सब चीज़ें तो जब मतलब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेमस थी। जो नाम है जिनका नाम है महाराजा मदन सिंह, उनको रायगढ़ जो है उनका रायगढ़ राज्य का संस्थापक उन्हें माना जाता है। और चक्रधर सिंह महाराज स्वतंत्र रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा रहे थे। महाराज चक्रधर सिंह के नाम पर ही यहाँ चक्रधर समारोह भी होता है, और जहाँ देश विदेश से कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार भाग लेते हैं और इस जिले के बहुसंख्यक आबादी गाँव में निकास करते हैं। और रायगढ़ ढोकरा आर्ट के लिए फेमस काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ आर्ट रायगढ़ के ज़्यादा आदिवासी समुदायों में काफ़ी प्रचलित है। तो ये रायगढ़ की छोटी सी हिस्ट्री जो इसमें दी गई है। इसमें और एक ही न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है कि एम्स डॉक्टर ने CM को दी इंसुलिन लेते रहने की सलाह। मतलब उनका जो शुगर लेवल बढ़ रहा है और काफ़ी इस तरीके से आरोप जो हैं वही आपकी पार्टी, आपके जो लोग हैं, जो आम जनता पार्टी, उनके जो लोग हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो केजरीवाल है उसकी हत्या की साजिश रचने का जो आरोप लगाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उनको टाइम पे इंसुलिन नहीं दी जा रही है। और शुगर लेवल बढ़ने पर पहली बार दिया गया इंसुलिन, केजरीवाल को इंसुलिन जो है वो दिया गया उनका शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से। और पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने हर रोज़ अपने डॉक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करने की अपील की थी। उनके द्वारा अपील करी गई थी कि वो डेली डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर सके, लेकिन उस चीज़ को जो हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दिया और कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन तिहाड़ प्रशासन को एम्स के डॉक्टर को एक ज़रूरत है या नहीं है, बता दे केजरीवाल, ये सब चीज़ें बताई जा रही है उसमें, जो ये बता सके कि केजरीवाल को इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके स्वास्थ्य की समीक्षा
लेते हुए सब चीज़ें जो हैं उनको बताई है, केजरीवाल को ये सब चीज़ें बताई हैं। और इसी के साथ डॉक्टर ने यह भी कहा कि जो केजरीवाल है फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ है। और बता दें पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के जेल में इंसुलिन ना दिए जाने को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, और मतलब लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि इनको मारने की साजिश की जा रही है, इंसुलिन की बातें कही जा रही है कि इनको इंसुलिन देना चाहिए। तो ये रिपोर्ट है ये। अब एक और उसी के साइड में एक न्यूज़ है जिसमें लिखा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत वक्फ जो बोर्ड होता है उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत जो है उनको, इसी में ही जो जमानत मिली उनको भी जो है जेल में कैद कर लिया गया था। जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड जो है उसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी आम आदमी पार्टी के जिनका विधायक अमतुल्ला खान उनका नाम है को राउज एनयू कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है और उनके ऊपर 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। और कोर्ट ने अमतुल्ला शनिवार को कोर्ट में उनको पेश किया गया था। दरअसल अमतुल्ला खान को ईडी के इस वक्त पेश होने के लिए कई बार मतलब समन जारी किया था, वो नहीं आए थे। उसके बाद उनको कोर्ट में उनको जेल में अरेस्ट कर लिया गया था उनके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस में चलते हुए। 28 अप्रैल का इतिहास जानते हैं कि 28 अप्रैल को ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसमें 28 अप्रैल को इतिहास में इनकी डेटों को याद रखना ज़रूरी है। तो 28 अप्रैल में और 1740 में आज के दिन में मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ था। और 28 अप्रैल 1910 में इंग्लैंड में क्लोड ग्राइम पॉइंट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया था। 1932 में 28 अप्रैल में ही इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा गई थी। और 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। और 1937 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन जो है उनका जन्म हुआ था। और इस शासक के तौर पर उनका जो जीवन है जितना राजसी और भव्य रहा, उनके जीवन का अंतिम समय और उनकी मौत उतनी ही दुखद और त्रासपूर्ण रही थी। 1945 में इटली के तानाशाह बेनितो मुस्लिमो उनकी प्रेमिका क्वारा पेटाची और उनके सहयोगियों की हत्या हुई थी। और 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में PSLV C9 के परीक्षण के साथ एक नया इतिहास रचा गया। तो ये 28 अप्रैल का इतिहास। हाई कोर्ट में बड़ा फैसला है। इसमें ये एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा जा रहा है कि रक्षा सेवाओं में महिला ऑफिसर की भर्ती पर कुछ बातें जो कही जा रही है कि उनको जो रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भर्ती के ऊपर किस तरीके से बातें कही गई। और उसमें कहा गया कि हाई कोर्ट में बड़ा फैसला, रक्षा मंत्रालय ने 8 सप्ताह में फैसला लेने को कहा। एक एग्ज़ाम होता है CDS एग्ज़ाम के जरिए जो भारत की तीनों सेवाएं होती है जिसमें सेनाएं, इंडियन आर्मी और नेवी, और उसमें एयरफोर्स में अधिकारी के पद पर सीधे तैनाती मिल जाती है। और CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसके मतलब ये UPSC के अंडर में ही आते हैं। CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसे जितने भी पास करने वाले उम्मीदवार जो कैंडिडेट होते हैं उनको एक कैडेट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और उस ट्रेनिंग के चलते हुए लेवल 10 पर आधारित पासिवा के तौर पर ट्रेनिंग के दौरान ही 56,000 और 100 रुपये प्रति माह जो है उनको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। और इस एग्ज़ाम को लड़कियां भी देती हैं, महिलाएं भी बैठ सकती हैं, लेकिन चयनित होने पर वह केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी जिसको कहते हैं OTA में शामिल हो सकती हैं। वे सीधे सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती नहीं की जा सकती। और साल ही में ये परीक्षा 2 बार होती है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं की भर्तियों के बारे में बताया जा रहा है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को इस मामले में 8 सप्ताह का निर्णय लेने को कहा है। और याचिका में मांग की गई जो महिलाओं को CDS परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये कहना है कि महिलाओं को भी मतलब डायरेक्ट जो है उनको इन सेनाओं में भर्ती उनको मिलनी चाहिए। इस CDS एग्ज़ाम के दौरान सिर्फ उनको OTA तक ही रहना दिया जाता है, मतलब उनको आगे भी और भी ज़्यादा इस चीज़ की परमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। और याचिका में सेना में उच्च पदों पर महिलाओं को CDS परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने की मांग की गई है। और जब हाई कोर्ट ने याचिका निपटारा किया तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं ले लेती तब तक याचिका जो है उसको लंबित किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय को इस बारे में फैसला लेने का अधिकार है, उन्हें समय दीजिए। मतलब समय की मांग की गई है कि समय के अनुसार ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि महिलाओं जो हैं उनकी डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट और डायरेक्टली वो मतलब इन सब सेनाओं में डायरेक्टली भर्ती हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है।
जैसे काफ़ी लोग आपने देखा होगा, जैसे किसी भी तरह की कोई छोटी-मोटी किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो लोग मतलब उनको लगता है कि भाई इस दवाई से हम जाके ठीक हो सकते हैं, तो वो जाके जो जो दुकानें होती हैं, तो ओवर द काउंटर जो होता है वहाँ पे जो छोटी-मोटी दुकानें होती हैं वहाँ से जाके दवाइयाँ ले लेते हैं बिना डॉक्टर के पास जाके और बिना स्लिप लिए। तो पर्ची के बिना दवाई लेने के प्रस्ताव पर विरोध जो है वो किया जा रहा है। ओवर द काउंटर दवा की बिक्री के हैं नुकसान। ये कहा जा रहा है कि जो ओवर द काउंटर जो दवाई जो मिलती है उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। और इसमें बताया कि डॉक्टर की सलाह के बिना ओवर द काउंटर दवा की बिक्री स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक इसमें बताई जा रही है और हाल ही में इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो खतरनाक सेल्फ मेडिकेशन और नशीली दवाई का दुरुपयोग जो है वो बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में देरी होगी और दवा की अधिक मात्रा के कारण बीमारियाँ बढ़ेगी और दवा भंडारण के मार्गों में समझौता करना होगा। ये मतलब सही चीज़ है कि भाई जो व्यक्ति है उसको पहले डॉक्टर से ये सब चीज़ें कंसल्ट करनी चाहिए कि क्या चीज़ है और किस तरीके की बीमारी है, जिससे कि वो बीमारी पता होने के बाद ही उसका इलाज कर सके। अगर खुद से जैसे दवाइयाँ लेता है तो कि अलग तरीके की उसको बीमारी होने का डर है और चांस हो सकते हैं। तो इस तरीके की चेतावनी दी जा रही है कि पर्चे के बिना दवाई लेने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो एक न्यूज़ आई है, इसमें कहा जा रहा है कि स्किन टू स्किन टच थेरेपी पर सफल स्टडी के बाद शुरू की गई ये सुविधा और बाहरी महिलाओं को भी मिल रहा है कंगारू केयर सुविधा का लाभ। तो ये एक्चुअली कंगारू केयर सुविधा जो है वो क्या है? कंगारू केयर सुविधा कंगारू मदर केयर यानी माँ के साथ बच्चे का स्किन टू स्किन टच करके रखने के तरीके से होने वाले फ़ायदे। कोई बता रहे जैसे बच्चों को किसी तरीके की बीमारी हो जाती है तो उसको माँ से अलग कर दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि उन दोनों के लिए ये सब चीज़ें कष्टकारी बताई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि बच्चे को अपनी माँ के साथ जो है अगर रहने दिया जाए तो उसकी मतलब जो है कि हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी और ये सब चीज़ें बताई जा रही है। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन बच्चों को माँ के साथ नर्सरी ICU में रखा गया था 28 दिनों में उनकी जो मौत में 25% तक की कमी आई है और बच्चों को ठंड लगने यानी हाइपोथर्मिया के मामले में 35% की जो है वो कमी दर्ज की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहीं माँ के रहने से बच्चों में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा 18% तक कम जो है वो पाया जाता है। और इसी को देखते हुए अस्पताल के पीडियाट्रिक्स विभाग ने कंगारू मदर केयर की शुरुआत की है और पहले अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को ये सुविधा नहीं दी जाती थी, माँ से जैसे अलग बेड उनका होता था सॉरी, जिसमें बताया जा रहा है कि वहीं पे और जो उनके बेड की संख्या जो और भी बढ़ा दी गई है जब उनको माँ को मतलब बच्चे के साथ रखा जाएगा बच्चों के लिए ये सब चीज़ें, लेकिन उनके साथ उनकी माँ को नहीं दिया जाता था पहले और उन सब नवजात बच्चों को उनके साथ माँ ने नहीं दिया था। और बता दें कि यह सुविधा केंद्र सरकार के दूसरे अस्पताल IRML में भी 6 महीने से पहले शुरू किया गया है। नाउ नेक्स्ट भी महिलाओं से जुड़ी है खबर। इसमें बताया जा रहा है कि जो गर्भी जो महिलाओं के भी IVF से माँ बनने का सपना जो पूरा हो रहा है सफदरजंग में। ये बता रहा जाएगा जैसे जिन कपल्स को बेबी नहीं होता है तो उस तरीके की मतलब सुविधा जो है लोगों को दी जा रही है, जैसे कि उनको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या फिर जिसको कहते हैं IVF जो है उनके इनको यूज़ करके उनको अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इसके द्वारा अगर बच्चे को किया जाता है इस तकनीक के द्वारा तो उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो है कि अगर इस तरीके किसी भी कपल को जैसे बेबी नहीं हो तो सफदरजंग अस्पताल में ऐसी महिलाओं की समस्या को देखते हुए IVF से माँ बनने की सुविधा जो है वो शुरू की गई है और इसके तहत पहले बच्चे का जन्म गत वर्ष जनवरी माह से शुरू हो चुका है। इसमें इस तरीके का जो है पहली प्रक्रिया जो चालू हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल में और इस सरकारी अस्पताल में बिना लाखों रुपए खर्च किए गरीब कपल IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब बेबी के माँ बाप बन सकते हैं और अस्पताल में जल्द ही IVF से तैयार किए गए कई और भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं। तो ये न्यूज़ इसमें आई है जिसमें हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ी कि IVF जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जो IVF की तकनीक है जिससे कि जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते तो उनको भी इस तरीके का जो है वो इलाज जो है मिला जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और स्किन टू स्किन जो है टच करने वाली प्रक्रिया और जिसको कहा जाता है कंगारू मदर केयर ये चीज़ें आई हैं। तो हमने 2 चीज़ इसमें देखी। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारत जर्मन संबंध के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है जाता है। तो इसमें भारत और जर्मन के संबंध के बारे में बताया जाए कि इनके संबंधों को मतलब पहले किस तरीके से संबंध रहे थे, इनके संबंधों में किस तरीके से और भी ज़्यादा मजबूती आई है और किस तरीके से इनके बीच में किस तरीके का ट्रेड जो है वो हो रहा है। तो भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया और उसने भारत को छोटे हथियार और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने
जो है उस पर प्रतिबंध जो है पहले जो है उन्होंने जो जर्मनी है और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भारत के ऊपर छोटे हथियार और स्पेयर पार्ट्स बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब उन प्रतिबंध को हटा लिया गया है और जर्मन सरकार ने MP5 सब मशीन गन के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण खरीदने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के अनुरोध को मंजूरी दे दी और यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यूरोपीय देश ने पहले छोटे हथियारों के साथ साथ उनके पुर्जों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको हटा दिया गया है। और अब देखा जाए तो पिछले कुछ दस में भारत और जर्मनी के बीच जो आर्थिक और सामरिक दोनों तरीके के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो आ रही है और 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो PM मोदी हैं उन्होंने 2015 के दौरान जर्मनी का जो है दौरा भी किया था और इससे पूर्व जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके कार्यकाल में 3 बार जर्मनी जो है उन्होंने जर्मनी की यात्रा की थी। जर्मनी आतंकवाद कि जो जर्मनी है वो आतंकवाद की खिलाफत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अन्य कई मुद्दों पर भारत के साथ है। वो भी चाहता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है उनके नंबर्स को, जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर्स को बढ़ाया जाए, जिसमें वो भारत के साथ ही इस तरीके से बातें करते हैं। और हथियार के मामले में भी रूस पर वो कह रहा है कि जो भारत है वो रूस के ऊपर हथियार के मामले डिपेंडेंस है। उन्होंने कहा कि जो रूस के ऊपर डिपेंडेंसी अपने कम करो, लेकिन जो भारत है वो अपनी रक्षा करना और ये सब चीज़ें अच्छे से जानता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हितों की रक्षा करना वो खूब भी जानता है और भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग का बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया और उसने भारत को छोटे हथियार और उनके स्पेस पार्ट्स बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया गया है। और जर्मनी ने इन प्रतिबंधों को भारत के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों के संभावित उपयोग और मानवाधिकार मुद्दों पर अपनी चिंताओं से जोड़ा था। 15 साल पहले NSG ने जो जर्मन जो कंपनी हैकलर एंड कोच द्वारा निर्मित MP5 जो खरीदे थे, अब जर्मनी ने हथियारों को बिक्री के लिए भारत को अपवाद बताया है और यह जर्मन नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अब तक गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री के बारे में सख्त नियत थे। मतलब जो गैर नाटो जो कंट्रीज थी, जो नाटो के सदस्य नहीं थी, वो सब इन चीज़ों से हटी हुई थी, लेकिन अब जो है भारत को वो इस तरीके की जो चीज़ें जो है वो भेजने के लिए कह रहा है। और नीति में बदलाव से भारतीय सशस्त्र बल और साथ ही अर्धसैनिक बलों और पुलिस का जर्मन मूल की रिफाइलें, पिस्तौल और उनके स्पेयर्स पार्ट्स और सहायक उपकरण खरीदने की अनुमति जो है वो मिल जाएगी। इसमें जर्मनी और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो है बताई जा रही है, क्योंकि जो जर्मनी अब नाटो के अलावा भी अपने डिफेंस रिलेशन काफ़ी मजबूत करना चाहता है और भारत और जर्मनी की सेना इसी संयुक्त राष्ट्र से अभ्यास भी करने वाली है। ये कहा जा रहा है कि जो भारत है और जर्मनी की जो सेना है वो भारत और जर्मनी की सेना है वो इस वर्ष में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करने वाली है। ये बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ की जर्मनी की जो सेनाएं हैं वो उनके संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होगा। और जर्मनी के रुख में बदलाव दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता के बाद जो जर्मनी में इस तरीके का बदलाव आया तो किस प्रकार आया कि दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता की वजह से आया और रूस और यूक्रेन की जंग में भी एक बड़ी वजह है। और चीन के विस्तारवादी रवैये से यूरोपियन देशों को परेशानी आ बढ़ी है और यूरोपियन देश की जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा, जो अभी ट्रेंड न्यूज़ में चलती जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा घटती जा रही है। और भारत चाहता है कि प्रशांत में बैरोक्रेटिक ट्रैवल के लिए ज़रूरी है कि समान विचारधारा वाले देश ताकतवर रहें। और हिंद महासागर में इस वक्त जर्मनी के 32 एयरक्राफ्ट तैनात है, जिसमें से इनमें से 8 एयरक्राफ्ट और 12 टोर्नेडो जेट्स हैं। इसके अलावा एयरबॉक्स 300 भी यहाँ पर मौजूद है। और इंडियन नेवी 6 एडवांस एथलेटिक्स सबमरीन हासिल करना चाहती है जर्मनी से और करीब 42,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जर्मनी अपनी रुचि दिखा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में जर्मनी ने भारत को 6 अत्याधुनिक किलर जो पनडुब्बी खरीदने की पेशकश भी की है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपनी पनडुब्बी बेचने के लिए स्पेन की कंपनियां ने भी भारत को पेशकश की थी और जर्मनी ने पनडुब्बियों के उपकरणों को लेकर अपने लाइसेंस नियमों में भी ढील दी है। और भारत इस समय अमेरिका और फ्रांस से लगातार सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और भारत ऐसे जर्मनी के साथ भी कर सकता है। दोनों देश अंतरिक्ष कौशल विकास, वैज्ञानिक और तकनीक अनुसंधान, कृषि तकनीक, वैज्ञानिक और सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को। और भारत अब एक वैश्विक शक्ति है और इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जैसे कह सकते हैं कि दुश्मनी वगैरह मोल लेना या फिर मतलब ये है कि उसको ऐसे इग्नोर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन और एक बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ जो है वो कंट्रीज जो है वो जा रही है डेवलप होने की तरफ।
तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो इंडिया और जर्मन के बारे में हमने चीज़ें देखी। हमने अभी हाल ही में, इससे पहले हमने न्यूज़ देखी थी जिसमें कहा जा रहा है कि जो एलन मस्क है वो भारत का दौरा करने वाले हैं, लेकिन अभी ही इसमें एक न्यूज़ बताई गई है जो एलन मस्क है वो भारत में नहीं आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत में चुनाव जो है वो चल रहे हैं और वो पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, इस तरीके से बातें की जा रही है। इस कारण में जो मस्क को स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों से मिलना था और भारत के लिए 20 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश का रोड मैप भी प्रस्तुत करना था, और मस्क की जो इस भारत यात्रा में टलवाने में उनके मतलब किसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है वो मना की है कि जो इस उनके जो बायोग्राफर जो वॉल्टर स्कॉसन की एक महती भूमिका रही है, उनका ये कहना है कि जो भारत है उसमें चुनाव जो है वो चल रहे हैं और चुनाव के और मुझे पीएम जो है उनकी पीएम मोदी जी से मिलना है और उनसे बात करके इस सब चीज़ के बारे में बात करनी थी, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को टाल दिया और वो भारत नहीं आ रहे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि स्कॉसन ने मस्क से कहा कि भारत में इस वक्त चुनाव का हाई वोल्टेज जो है ड्रामा कह रहे हैं कि भैया ड्रामा चल रहा है, इसमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, भाई ये गलत बात है इस तरीके से बातें करना। सो इस वक्त उनका मोदी जी से मिलना ठीक नहीं होगा और भारत यात्रा कैंसिल उन्होंने कर दिया। इसके बाद पीएमओ हरकत में आया और जब इसका मस्क से सीधा संपर्क नहीं हो पाया तो फिर पीएमओ ने मस्क के गुजराती दोस्त नीरव टोलिया से संपर्क साधा, जो नेक्टर.एप्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ। उन्होंने ये कहा कि नीरव से मस्क से बात की, उन्होंने आग्रह किया कि आप फ़ोन पर ही जो है सही कम से कम एक बार पीएम से बात कर लें, इस तरीके की बातें कही जा रही है। लेकिन हाल ही में इस न्यूज़ के बाद एक और न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो एलन मस्क है वो चाइना जो है वो चाइना की उन्होंने याद करी और वो चाइना जो है वो गए हैं। भारत में उन्होंने पहले बोला था कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो भारत में नहीं आए, वो जाकर चाइना जो है वो चले गए और इस तरीके की उन्होंने बातें की थी कि चुनाव चल रहे हैं ये वो करके वो भारत नहीं आए और वो चाइना चले गए। उन्होंने चाइना जाने के लिए काफ़ी टाइम निकाल लिया। चलो दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। विरासत टैक्स पर जोरदार सियासत। एक हिस्से पहले हमने एक इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, वही है विरासत टैक्स, इसको हिंदी में विरासत टैक्स कहा जाता है। तो उस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना, उसमें थोड़ा सा डिटेल में होगा। इसमें हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो विरासत टैक्स पर जोरदार रियासत जो है वो कही जा रही है। जो विरासत टैक्स था, इनहेरिटेंस टैक्स जो 1985 में इसको क्या किया था, अबॉलिश किया गया था। पहले इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में था, उसके बाद जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के चलते इकोनॉमिक टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जब इस सब चीज़ों का कोई भी परिणाम नहीं मिला, अच्छा परिणाम नहीं मिला, लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1985 में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1953 में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन 1985 में इसको जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उस टाइम पे इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था वीपी सिंह, उनके द्वारा जो है इसको विरासत टैक्स को, इनहेरिटेंस टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था। और अभी हाल ही में इस तरीके की बातें दोबारा छेड़ी गई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और काफ़ी ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है और ये मंत्री हैं पित्रोदा और जो राहुल, दोनों इस तथ्य को सराहना नहीं दे रहे कि भारत में विरासती संपत्ति कर लगे। और मतलब उनका ये कहना है कि सराहना नहीं कर रहे हैं कि जो विरासती संपत्ति टैक्स पहले कभी था, लेकिन ये था 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 1985 में इसको अबॉलिश किया गया था जब राजीव गांधी जी की सरकार थी और वीपी सिंह जो थे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इसी कंट्रीज़ में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी जो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगाया जाता है, जिसमें जापान आ जाती है, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस, जहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स कट जाता है। अब विरासत कर को हम देख लेते हैं। विरासत कर जो क्या है होती है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो विरासत कर है जो कि सिद्धांत ये है कि जीवित रहते हुए अपने $100 मिलियन कमाए हैं तो आधी मरने के बाद जनता के लिए छोड़ना होगा। इसमें जब एक व्यक्ति अपने $100 मिलियन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है उतना कमाता है, तो ये कहा जाता है कि जो आधी % प्रॉपर्टी है वो अपने पास रखेगा और आधी जो है वो अपने मतलब सरकार को जो है वो दे देगा। तो इसमें पूरा जो एडिटोरियल उसमें हम पढ़ते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है
कि जो विरासत कर है वो अमेरिका में विरासत कर लगता है। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के पास जो $100 मिलियन है उसकी संपत्ति है, तो मरने के बाद अपने बच्चों को केवल 45% की संपत्ति ही वो दे सकता है, लेकिन जो सरकार है उसके पास 55% की संपत्ति सरकार हड़प कर लेगी। और सिद्धांत यह है कि जीवित रहते हुए अपने $100 मिलियन कमाए हैं तो उसकी आधी मरने के बाद जनता के लिए छोड़ना होगा, और सब अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ सकते। यह जायज़ है। भारत में जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे जो $100 मिलियन उसके बच्चे को मिलते हैं, जनता के पास जनता को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं, प्रावधान है, जिसमें ये कहा जाता है कि वो आधी जो प्रॉपर्टी है वो जनता और सरकार को देनी होती है। और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को रोकने के लिए कदम उठाने का संकेत दिया गया था। ये कहा जा रहा था कि जब हमने बताया कि अब आपको इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के चलते इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन मोदी जी हैं, उनका इस तरीके से कहना है कि उन्होंने यह जिक्र किया कि उस टाइम पे 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो राजीव गांधी है खुद इंदिरा गांधी से विरासत में मिली जमीन और अन्य संपत्तियों पर भारी शुल्क का भुगतान करने से बच सके, और जब जो संपत्ति कर और विरासत कर सहित उच्च कराधान या तो सरकार के राजस्व को बढ़ाने या आय असमताओं को दूर करने में विफल रहा, और जब लाइसेंस, कोटा, परमिट राज गरीबी और दूर करने में विफल रहा, तब हमें यू टर्न लेने और बाजार सुधार लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो उस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की जो विरासत मिली थी तो उस पे जो काफ़ी संपत्तियों पे जो भारी शुल्क था उस शुल्क और उस भुगतान से बचने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और तत्कालीन कारण विदेशी मुद्रा संकट था, और जिसने भारत की बैंक ऑफ इंडिया के पास आरक्षित सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर किया था। और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि जो आर्थिक उदारीकरण ने देश को तेज विकास के रास्ते पर ला दिया, और हर साल गरीबी से बाहर निकलने वाले गरीबों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था सालाना 7 से 8% की दर से बढ़ रही थी। और इस बीच अगर राहुल मानते हैं कि विरासत कर लेने और संपत्ति के पुण्यवत के से वह गरीबों को कि वोट जीत सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये उनके प्रतिनिधि और अपोजिशन पार्टीज का इस तरीके से कहना है। तो इनहेरिटेंस टैक्स को हमने बता दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब एबोलिश किया गया था, कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और इसकी डेफिनेशन बता दी, कौन कौन सी कंट्रीज़ में इनहेरिटेंस टैक्स मतलब अभी भी है, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स है, और इनहेरिटेंस को अबोलिश क्यों किया गया था इसका भी रीज़न जान लीजिए। इनहेरिटेंस को अबोलिश इसलिए किया गया था क्योंकि जिस टाइम पे इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो कलेक्ट करने में ही कहा जा रहा है कि उतना पैसा लग जाता था जितना इनहेरिटेंस टैक्स के दौरान पे वो मिलता था। मतलब रिवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा करते थे उतना ही इनहेरिटेंस टैक्स से रिवेन्यू जो है वो जनरेट आता था, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा था और इसको अबोलिश कर दिया गया था। लेकिन 2011 में फिर से इस टॉपिक को रेज करने की बात की गई पी चिदम्बरम के दौरान, और इस तरीके से कंटिन्यूसली काफ़ी सालों के गैप पे इस तरीके की बातें दोबारा से इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उठाई जा रही है। तो ये थी इसकी विरासत टैक्स और विरासत कर और इनहेरिटेंस टैक्स की न्यूज़, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि जैव विविधता में गिरावट का जो कारण है वो बन सकता है जलवायु परिवर्तन। कहा जा रहा है कि जो जैव विविधता होती है उसमें जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन क्यों हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से। जलवायु है उसमें परिवर्तन के कारण जैव विविधता जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट रही है, और जलवायु परिवर्तन में जैव विविधता में जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो आ रही है, और भूमि उपयोग के तौर तरीके में बदलाव और जैव विविधता पर उनके प्रभावों का अध्ययन करने हुए शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने यह पाया कि दुनिया भर में जैव विविधता में 2 से 11% की गिरावट जो है वो आ सकती है। और इसकी जांच करते हुए शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जो भूमि उपयोग परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव से उत्सर्जन परिदृश्य से इतर सभी वैश्विक क्षेत्रों में जैव जो विविधता का नुकसान होता रहा है। और हमने ये भी पाया कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए एक आसान खतरा पैदा करता है, और भूमि उपयोगी परिवर्तन ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक कर रहा है। तो इसमें पूरी टोटल कुल मिलाकर बात यह है कि जैव विविधता में जलवायु की वजह से परिवर्तन आ रहा है, जो ज़मीन का एक अच्छा यूज़ ना करने की वजह से, अनलिमिटेड यूज़ करने की वजह से, मट्टी को और ज़मीनों को ख़राब करने की वजह से, और जलवायु जो आपके जो क्या कहते हैं जो पानी वगैरह के सोर्सेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी वगैरह, उसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है जैव विविधता में आ रही है। सो नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम चलते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो
पर फेवरेट चैट तक आसान होगी पहुँच। जो कहा जा रहा है कि जो व्हाट्सअप है उसमें इस तरीके का एक नया फीचर आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने फेवरेट व्यक्ति से जो बात करना चाहता है तो उस चीज़ को आसान कर दिया गया है। इसमें अपडेट बताया गया कि अपडेट के लिए तैयार किया जा रहा है। इस नए चैट फिल्टर के साथ यूज़र्स को अपने फेवरेट जो है करेक्टर्स जो हैं उनसे ग्रुप के साथ चैट तक आसानी से पहुँचने और प्राथमिकता देने की सुविधा जो है वो मिलेगी। इससे ऊपर की न्यूज़ में बताया गया है कि जो सुंदर पिचाई के गूगल में 2 दशक जो हैं वो उनके पूरे हुए। अब सुंदर पिचाई ने कंपनी में 20 साल पूरे करने पर ये पूरे मतलब करें और उन्होंने कहा कि अब तक काफ़ी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बदल गई हैं। तो ये इसमें चीज़ें आई थी और हम दूसरी चीज़ टॉपिक पढ़ते हैं। पीछे भी हमने जर्मनी की न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें अब जर्मनी और भारत के रिश्ते को देखा जा रहा था कि इसको मजबूती बताई जा रही थी और जो जर्मनी है वो भारत को छोटे जो मतलब जो इक्विपमेंट्स जो हथियार वगैरह भेजने की बातें कर रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जो जर्मन है जर्मन जहाज़ों से नौसेना की ताकत जो है वो बढ़ेगी और अक्टूबर के आखिर में जर्मनी की 2 जहाज समवक्त एक फ्रिगेट और एक टैंकर जो है जहाज जो है वो भारत आने वाले और यह जहाज भारत आने के बाद भारतीय नौसेना के साथ कुछ नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भी शामिल होंगे और जर्मनी भारत के भविष्य के हल्क टैंकों के लिए इंजन उपलब्ध कराने पर भी बातचीत कर रहा है। और हालांकि यह अभी शुरुआत चरण है और इस पर विचार किया जा रहा है। और सूत्र के अनुसार कहा जाए तो जर्मनी की तरफ से भारत की नौसेना के लिए 6 आधुनिक परंपरागत पनडुब्बियों की बिक्री के लिए भारत और जर्मनी के बीच एक सरकारी समझौते के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और भारत को एक विवाद के तौर पर मिली छूट, अब भारत की सेना और राज्यों की पुलिस को मिल सकेंगे छोटे हथियार जिन पे पहले जर्मनी और भारत में जब इस तरीके की रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से इनके रिलेशन अच्छे बताए जा रहे हैं। और जो ट्रेड है जो इन सब चीज़ों का स्टार्ट जो हथियार जो है उधर से यहाँ पर भारत में आने की बातें कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है जर्मनी के द्वारा कि जो वो अपनी जो रशिया है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दे। इसका मतलब है कि अब जर्मनी से भारत की सेना और राज्य पुलिस को छोटे हथियार मिल सकेंगे। और दूतावास से जुड़े सूत्रों के अनुसार जर्मनी ने इस महीने की शुरुआत में भारत का NSG को अपनी जो उनकी MP5 सब मशीन जो है वो गन के एक अतिरिक्त ऊर्जा और सामान खरीदने की अनुमति भी दे दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले भी छोटे हथियारों के अलावा 95% भारतीय डिमांड मंजूर हो जाते थे, लेकिन प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। इसी वजह से जर्मनी ने अब नियमों को आसान बनाया और दोनों देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाज़ों के जो स्वतंत्र है वो आगमन का आज़ादी, रास्ते के अधिकार और समुद्री कानून से जुड़े अन्य अधिकारों को लेकर यह अधिकतर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोनों के रिश्ते अच्छे बताए जा रहे हैं और इनके बीच में जो छोटे हथियार है उनका लेन देना भी बताया जा रहा है। सो हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। भारत में आ रहे तेल टैंकर पर लाल सागर में हमला किया गया। हूतियों ने ली जिम्मेदारी और कहा हमले जारी रहेंगे। इस तरीके से बातें कही जा रही कि लाल टैंकर के ऊपर जो है वो भारत में हमला जो है वो किया गया है। भारत में आ रहे जो बैलिस्टिक जो मिसाइल से शुक्रवार को लाल सागर से गुजर रहे पनामा के ध्वज वाले तेल टैंकर को मामूली नुकसान जो है वो हुआ है। और यह जहाज रूस से जो है वो भारत जा रहा था। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने यह कहा कि विरोधियों ने हमले में 3 जो है वो मिसाइलें दागी, जिसमें से एक ने पनामा के ध्वज वाले सेंसलेस प्रजीकृत एंड्रोमेडा स्टार को स्थगित कर दिया गया है। और ये भी कहा जाए एमरे ने ये भी कहा है कि जहाज रूस के प्रमुख से भारत के वर्डिनार की ओर जा रहा था। और इसमें ये भी बताया गया है कि विरोधियों द्वारा प्रकाशित एक पूर्व रिकॉर्डेड बयान में शनिवार तड़के हमले का दावा यह किया जाता है कि उन्होंने टैंकर को सीधे निशाने बनाए जाने का उल्लेख किया था। और बयान में यह भी कहा गया है कि वो गाज़ा युद्ध में इजराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस इलाके में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला जारी रखे हुए हैं। और इसके पहले इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज़ को हरमुज़ नाम पे भी जिसमें अरेस्ट कर लिया गया था, उसको ट्रैप कर लिया गया था, जिसमें 16 जो थे वो भारतीय थे, 17 भारतीय थे और 2 पाकिस्तानी थे। जिसमें उन भारतीयों को अब न्यूज़ आई है तो उसमें उनको वापस से भेजा जा रहा है इंडिया।
जो अमेरिकी पुलिस ने उन्होंने अश्वेत की गर्दन जो है वो दबाई। पहले भी इस तरीके की न्यूज़ जो आई थी जिसमें आई कांट ब्रीथ का जो है नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इसमें भी इस तरीके से बातें बताई जा रही है जिसमें उन्होंने अमेरिकी पुलिस ने अश्वेत की गर्दन दबाई और वो कहता रहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। ये बातें बताई जा रही हैं कि जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन इस तरीके की एक बात है जिसमें जो फ्रैंक टाइसन की एक गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई थी और पुलिस ने उनका काफ़ी पीछा किया और पुलिस ने क्लब में जा पहुंची उसके पीछे पीछे और एक महिला से कहा कि जो टाइसन है उसको लेकर आओ। और टाइसन जो है उसकी गर्दन को एक पुलिस वाले ने दबाया और तुम मुझे मार नहीं सकते, ये जो है उनका कहना था। फ्रैंक टाइसन का इस तरीके से कहना था कि हम जो पुलिस वाले मुझे मार नहीं सकते। तभी पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और इस पुलिस वाले जो टाइसन की गर्दन पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से जो मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही, इस तरीके से बातें कही और उसकी उसकी डेथ हो गई, ज़मीन पर पड़ा बेहोश हो गया। लेकिन पुलिस वालों को लग रहा था कि वो मतलब वो सिर्फ बेहोश हुआ है और कुछ इस तरीके की बातें नहीं है। लेकिन बाद में जब उसको चेकअप किया तो पता चला गया कि वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। तो इस तरीके की न्यूज़ इसमें बताई गई है। चुनाव के चलते इसमें कुछ बातें जो एक छोटा सा एक पैराग्राफ आया जिसमें वोट के बारे में बताया जा रहा है कि जो मतदान है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी देश में तो मतदान ना करने पर जो है वो सज़ा का प्रावधान भी दिया जा रहा है। और यहाँ 90 करोड़ जो है मतदाता है, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत उस दर पर नहीं पहुँच पाया जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। और जो है ये भी बताया जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही लोगों का मत देना है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई बार इसके लिए नियम बनाने की मांग भी उठती रही है। हालांकि सरकारी निर्वाचन आयोग ऐसे कदम अभी तक उठा नहीं पाई है, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी देशों में इसमें सजा देने का भी प्रावधान है। 17वीं सेंचुरी से शुरुआत हुई थी आम चुनाव की, जो मतलब जो चुनाव है वो कब से स्टार्ट हुए थे 17वीं सेंचुरी में कि दुनिया में यह प्रक्रिया 17वीं सेंचुरी की शुरुआत 17वीं शताब्दी सेंचुरी की शुरुआत में जो 17वीं शताब्दी उसकी शुरुआत में यूरोपियन और उत्तरी अमेरिका में हुई थी और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 1920 तक करीब हर जगह जैसे पुरुष के लिए मताधिकार सुनिश्चित कहता है, उस टाइम पे महिलाओं को भी मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मतदान करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, जिसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर और पेरू, बोलिविया समेत दुनिया के कुछ 33 ऐसे देश हैं जहां पर मतदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसमें से 19 देश ऐसे हैं जहां पर कोई व्यक्ति अगर मतदान नहीं करता है तो उनको सजा का प्रावधान दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां मतदान करना एक नागरिक के लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है और कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु वाले हर व्यक्ति को मतदान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य, चाहे वो किसी न किसी भी काम में बिजी हो। उसको उस दिन पे जिस दिन वोट हो रही हो उस दिन मतदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया और वो उसका रीज़न कुछ भी नहीं सकता। यदि व्यक्ति जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो मामला अदालत में भी जा सकता है और व्यक्ति को जुर्माने के साथ अदालती खर्च का भी भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि मतदान वहाँ पर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हमेशा शनिवार को ही मतदान कराने का जो है वो चलन है और इसके पीछे का कारण है कि इस दिन अधिकांश लोग जो है वो काम पर नहीं जाते। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन वोटिंग की भी सुविधा प्राप्त दिया। बेल्जियम में मतदान ना करने पर 1893 से ही जुर्माना लगाने का नियम है और ब्राज़ील में मतदान ना करने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। और सिंगापुर में अगर कोई व्यक्ति मतदान नहीं देता है तो उसे मत का अधिकार जो है वो छीन लिया जाता है। और ब्रिटेन में किसी भी कारण से मतदान के समय अनुपस्थित होता है तो उसे इस बात की पहले ही जानकारी देनी पड़ती है। इसके बाद वह अन्य स्थान में भी अपने मत का प्रयोग कर सकता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसा देश है जहाँ जो मतदान स्थल पर उपस्थित ना होने पर चुनाव आयोग की टीम लोगों के घर तक जाती है कि वो क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं। और अर्जेंटीना में यदि किसी ने मतदान नहीं किया है तो उसे पुलिस के पास यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि वह मतदान के दिन वहां था। तो इस तरीके की, अब भारत में तो कोई व्यक्ति मतदान नहीं दिया तो उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं चलती, लेकिन बाकी देशों में ये मतदान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और उनके बहुत ही कड़े प्रावधान भी हैं।